हर पल आपके साथ। नमस्कार, हरपल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का प्राइम टाइम में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी अयोध्या से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी की समिति बैठक में लगी मुहर। 113 सीटों में 94 सीटों के उम्मीदवारों के नामों पर हुई चर्चा। यूपी बीजेपी में जारी है इस्तीफों का सिलसिला। एक के बाद एक विधायक और मंत्री दे रहे इस्तीफा। अब तक 10 बीजेपी नेताओं ने बीजेपी को कहा अलविदा। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लोगों से मांगा सीएम के नाम का सुझाव। लोगों की राय जानने के लिए जारी किया गया फोन नंबर। केजरीवाल ने कहा 17 जनवरी शाम 5 बजे तक सभी लोग दे सुझाव। आर्मी डे परेड के पहले भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट का मार्च अभ्यास। 15 जनवरी को है आर्मी डे परेड। अभ्यास में देखने को मिले जवानों के बुलंद हौसले। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में आखिरकार किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इस सवाल पर बीजेपी चुनाव समिति ने मुहर लगा दी है और साफ कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ यूपी विधानसभा इलेक्शन में अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले हैं। बता दें कि दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें सीटों को लेकर मंथन किया गया और साथ ही ये भी तय हो चुका है कि सीएम योगी अयोध्या विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस बैठक में यूपी के पहले 2 चरणों की 113 सीटों में 94 सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। बाकी की 19 सीट पर उम्मीदवारों के नाम तय करने का अधिकार पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिया गया है। जेपी नड्डा यूपी में संगठन से चर्चा के बाद इन उम्मीदवारों के नाम तय करेंगे। इसके बाद आने वाले दिनों में यूपी में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है। केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी सहित पूरी केंद्रीय चुनाव समिति मौजूद रही और आज की इस बैठक के माध्यम से जो 172 सीटों को लेकर चर्चा हुई, बहुत सार्थक हुई और भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय, जैसी विजय हमने 2017 में प्राप्त की थी, उससे भी शानदार विजय हम 2022 में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। यूपी बीजेपी में संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को चौथा जबकि अब तक 10वें बीजेपी विधायक का इस्तीफा आ चुका है। औरैया से बिधूना विधायक विनय शाक्य, योगी सरकार में आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी, शेखोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा और लखीमपुर खीरी से विधायक बाला प्रसाद अवस्थी ने आज इस्तीफा दे दिया। धर्म सिंह सैनी स्वामी प्रसाद मौर्य के बेहद करीबी है। चारों नेताओं ने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बुधवार को ही विनय शाक्य ने बीजेपी से जाने का ऐलान किया था। विधायक ने कहा कि स्वामी प्रसाद जहां कहेंगे वहां जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया था। इसके बाद तिंदवारी विधानसभा से बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति, विधायक रोशन लाल वर्मा, भगवती सागर ने इस्तीफा दे दिया। आज मंत्री धर्म सिंह सैनी, शेखोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा और लखीमपुर खीरी से विधायक बाला प्रसाद अवस्थी और औरैया से बिधूना विधायक विनय शाक्य ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। यूपी बीजेपी में इस्तीफों की बहार आई हुई है। इस्तीफा देने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। यूपी बीजेपी के एक और विधायक मुकेश वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने की लिस्ट में वह 7वें विधायक रहे जिन्होंने बीजेपी को अलविदा कह दिया। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 6 विधायक पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। इस्तीफा देने के साथ ही विधायक मुकेश वर्मा ने कहा है कि मेरे नेता स्वामी प्रसाद मौर्य है। पार्टी में दलितों और अल्पसंख्यकों को तवज्जो नहीं दी जाती थी, इसलिए वे इस्तीफा दे रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजी गई एक चिट्ठी में मुकेश वर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं और जनप्रतिनिधियों को कोई तवज्जो नहीं दी और न ही उन्हें उचित सम्मान दिया गया। बता दें कि मुकेश वर्मा ने फिरोजाबाद की शेखोहाबाद सीट से वो विधायक रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के पैरों में प्रणाम करते हुए बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, गरीब विरोधी और इन्होंने 5 वर्ष में किसी का कोई काम नहीं किया, किसी का कोई काम नहीं किया। हर जगह घोटाला, चाहे आप शिक्षक भर्ती घोटाला आप देखें, है ना, कितने बैकवर्ड की नौकरी लगनी चाहिए थी। इन्होंने टारगेट कैसे किया, आप यूदी बस्ती में नौकरी उठा लो, कैसे ये टारगेट कर रहे हैं।
किसी भी प्राइवेट संस्था की नौकरी उठा लो, कैसे ये टारगेट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगड़ों की पार्टी है, बड़ों की पार्टी है, दबे कुचलों की पार्टी नहीं है। और ऐसी पार्टी से मैंने त्याग पत्र दे दिया है और हमारे साथ कम से कम 100 MLA रहेंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से होने हैं। इसके लिए अब सभी दलों के बीच सीटों को लेकर मंथन चल रहा है। इसी बीच विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 125 उम्मीदवार है, जिसमें 50 महिला उम्मीदवार भी शामिल है। उन्नाव रेप पीड़िता की मां को भी कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। प्रियंका गांधी ने बताया कि कांग्रेस उम्मीदवारों में महिलाओं के साथ साथ कुछ पत्रकार और समाज सेवी भी शामिल है। अगर बड़े नामों की बात की जाए तो सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद को टिकट मिला है। उन्नाव से कांग्रेस ने आशा सिंह को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा NRC CA के खिलाफ आंदोलन करने वाली सदफ जाफर को उम्मीदवार बनाया गया है और साथ ही पूनम पांडे को भी टिकट मिला है। वे आशा वर्कर है। नमस्कार। आज कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी करने जा रही है। 125 प्रत्याशियों की सूची है, जिसमें से 50 महिलाएं हैं। क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पहल है, तो हमने सोचा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप सबको थोड़ा बहुत इन प्रत्याशियों के साथ अवगत भी कर लें कि कौन है ये लोग, किस तरह की सूची है। हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और ऐसे प्रत्याशी हों जो एक नई राजनीति का पहल करें पूरे प्रदेश में। इसमें इस सूची में 40% महिलाएं हैं और 40% युवा भी हैं। हमें आशा है कि इनके जरिए हम एक नई उम्मीद और एक नई तरह की राजनीति प्रदेश में उभार पाएंगे। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ दौरे पर रहे। मोहाली में केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें एक नंबर जारी किया, जिसमें केजरीवाल ने पंजाब की जनता से ये अपील की है कि पंजाब की जनता उस नंबर पर मैसेज के जरिए बताए कि पंजाब के लिए सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। इसी के साथ केजरीवाल ने भगवंत मान की बात करते हुए कहा कि भगवंत मान हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरे छोटे भाई जैसे हैं, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता है। हम भी कमरे में बैठकर कह रहे थे कि भगवंत मान को बना देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जनता से पूछना चाहिए। हम आज ये नंबर जारी कर रहे हैं। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप, SMS, फोन करके 17 जनवरी शाम 5 बजे तक बता सकते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो। आम आदमी पार्टी लोगों के जवाब के आधार पर अपने मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करेगी। कांग्रेस सरकार के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, बेअदबी के कांड हो रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का ब्रीच हो रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफ़ी ख़राब होती जा रही है। चन्नी सरकार उसको हैंडल नहीं कर पा रही है। लोगों के मन में अब बड़ा एक सहमी सी है जनता। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि कानून व्यवस्था को अच्छा करेंगे, शांति होगी चारों तरफ, बेअदबी करने वालों को जितनी पुरानी घटनाएं हुई हैं उन सबको इंसाफ दिलाया जाएगा, दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी कि दोबारा कोई इस तरह से ना कर सके। और किसी भी सुरक्षा हो, चाहे प्रधानमंत्री की सुरक्षा हो, चाहे आम आदमी की सुरक्षा हो, सबको सुरक्षा सही देने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार, आने वाली पंजाब सरकार की। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले असुद्दीन ओवैसी को AIMPLB के एक सदस्य मौलाना नोमानी की तरफ से पत्र लिखा गया है। खलील उर रहमान सज्जाद नोमानी की तरफ से असुद्दीन ओवैसी को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि जिन सीटों पर जीत पक्की हो, बस उन्हीं सीटों पर ओवैसी को उम्मीदवार उतारने चाहिए। पत्र में 2 दिन पहले यानी 11 जनवरी का भी जिक्र किया गया है। इस दिन यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य समेत अन्य ओबीसी नेताओं ने बीजेपी छोड़ दी थी। ओवैसी को गठबंधन के विकल्प तलाशने की सलाह दी गई है और लिखा है कि जो लोग निर्दयी हैं उनके खिलाफ वोटों का बंटवारा होने से रोकना चाहिए। टोहाना में हाल ही में कैबिनेट मंत्री बने देवेंद्र सिंह बबली एक्शन मोड में नजर आए। गुरुवार की सुबह कैबिनेट मंत्री नगर परिषद और तहसील कार्यालय में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान दोनों कार्यालय में कुछ कर्मचारी और अधिकारी गैर हाजिर पाए गए। कैबिनेट मंत्री की ओर से गैर हाजिर कर्मचारी और अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आज हमने नगर परिषद पंचायत कार्यालय और
तहसील कार्यालय को तक निरीक्षण किया। उसमें काफ़ी जो कर्मचारी अधिकारी थे गैरहाजिर पाए गए, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया है और कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारी जो प्रदेश की सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत और पब्लिक की भी यही सोच है कि जब आप सरकारी नौकरी पे हैं, सरकारी ड्यूटी पे हैं, जनता की सेवा के लिए हैं, अपनी आगे ड्यूटी कीजिए और आम जन को जो आपकी ड्यूटी है उसका लाभ मिले। और जो ये परिस्थितियां आज पैदा हुई हैं, जो एक विश्वास विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति जनता को बैठी है, उसको वापस प्राप्त करने की जरूरत है। आगे से अगर ऐसी गलतियां पाएगी तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावरों के मामलों में सुनवाई के दौरान बुधवार को कंपनी को कड़ी फटकार लगाई और आदेश का पालन नहीं करने पर निदेशकों को जेल भेजने की चेतावनी दी। कोर्ट ने कहा कि कंपनी आदेश के मुताबिक घर खरीदारों को सोमवार तक पैसे वापस करे। किसी न किसी बहाने कोर्ट के आदेश की अनदेखी करने की कोशिश हो रही है और ऐसा होने पर परिणाम भुगतने होंगे। कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी से कहा कि वे अतिरिक्त दस्तावेज और हलफनामा दाखिल कर 40 मंजिला ट्विन टावरों को गिराने की ताजा स्थिति बताए। सोमवार को फिर सुनवाई होगी। कई खरीदारों ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिकाएं दाखिल कर सुपरटेक पर पैसा वापस ना करने और कम पैसा देने का आरोप लगाया। सुनवाई पर आते ही कोर्ट ने सुपरटेक के वकील से कहा कि ये क्या हो रहा है, हम आपके निदेशकों को जेल भेज देंगे। कोरोना संक्रमण एक एक कर कई नेताओं को अपनी चपेट में ले रहा है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। कांग्रेस नेता के कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। खड़गे के कार्यालय ने बताया कि उनमें लक्षण नहीं है और वो होम आइसोलेशन में है। आगे बताया गया कि खड़गे को टीके की दोनों खुराक लगी हुई है, हालांकि अभी वे प्रिकॉशन डोज के लिए योग्य नहीं है। कोरोना की चपेट में लगातार राजनेता भी आ रहे हैं। राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी समेत कई ऐसे राजनेता हैं जो कोरोना से इस समय संक्रमित है। आईआईटी जम्मू में फैकल्टी के कुल 18 सदस्य, कर्मचारी और छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद से ही कैंपस में सभी कक्षाओं को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दिया गया है। एजेंसी के मुताबिक आईआईटी जम्मू ने कहा है कि वह संक्रमण में तेजी के बीच समय समय पर कोविड-19 परीक्षण कर रहा है। पिछले हफ्ते कैंपस में 300 लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ था, जिसकी रिपोर्ट में 18 सदस्यों के पॉजिटिव होने की बात सामने आई है। फैकल्टी, कर्मचारियों और छात्रों को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। प्रोटोकॉल के मुताबिक सभी को क्वारंटीन में रखा गया है और मेडिकल यूनिट द्वारा लगातार निगरानी भी की जा रही है। आईआईटी जम्मू ने अपने बयान में कहा कि परिसर पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में अस्पताल में भर्ती होने की दर स्थिर हो गई है, जो इस बात का संकेत है कि तीसरी लहर में कोरोना वायरस के मामले जल्द ही कम हो सकते हैं। मंत्री ने आगे कहा कि दिल्ली में आज भी लगभग 27,500 कोविड मामलों की रिपोर्ट करने की उम्मीद है। पिछले 4 दिनों से कोविड रोगियों के बीच अस्पताल में भर्ती होने की दर स्थिर है, जो कि एक अच्छा संकेत है। अभी तक सिर्फ 15% बिस्तरों पर मरीजों का कब्जा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आगे कहा कि अभी तक लॉकडाउन की कोई भी योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड का खतरा टल गया है। लोगों को सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए ताकि प्रसार को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जा सके। अगर अगले कुछ दिनों में मामले कम होते हैं तो प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। कल दिल्ली में 27,561 केसेज आए थे। पॉजिटिविटी 26.22 थी, 26% के करीब मानिए, और 40 डेथ थी और बेड ऑक्यूपेंसी थी 15% बेड ऑक्यूपाई थे। 85% बेड दिल्ली में अभी अस्पतालों के अंदर खाली थे जो हमने एलोकेट किए हुए हैं। 12,000 से ज़्यादा बेड खाली थे और 2363 बेड ऑक्यूपाई थे। दिल्ली के अंदर पिछले 4 दिन से जो एडमिशन्स थे अस्पतालों के अंदर, वो अब लगभग उतने ही एडमिशन रोज हो रहे हैं। पहले क्या था कि डेली बढ़ते जा रहे थे, मतलब 100 थे, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500, ऐसे बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे। अब वो एडमिशन का रेट बढ़ना बंद हो गया है, तो एडमिशन नहीं बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये लगता है ये पॉजिटिव साइन है कि अब नए एडमिशन्स जितने कल थे, परसों थे, 3 दिन से, 4 दिन से, 4-5 दिन से लगभग सेम चल रहे हैं। तो ये दिस इज ए पॉजिटिव साइन। लोग पाबंदियों को लेकर ज़्यादा सवाल पूछते हैं, उनकी चिंताएं भी रहती है कि कहीं और पाबंदी तो नहीं लग जाएगी या लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा, खासतौर से जो मजदूर वर्ग होता है। नहीं, अभी लॉकडाउन का कोई विचार नहीं है।
मकर संक्रांति के अवसर पर बाबा गोरखनाथ के दरबार में श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाने के लिए सुरक्षित रूप से पहुंच सके, इसके लिए जिला प्रशासन के साथ मिलकर गोरखनाथ मंदिर प्रबंधन ने तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्य मंदिर परिसर में इसके लिए बैरिकेडिंग लगा दी गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रबंधन और प्रशासन का कोरोना प्रोटोकॉल के पालन पर पूरा जोर है। खिचड़ी चढ़ाने वाले हर श्रद्धालु को थर्मल स्कैनिंग से गुजरना होगा और उसके बाद ही उसे मंदिर में एंट्री मिलेगी। मास्क हर हाल में लगाना होगा और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की भी अनिवार्यता रहेगी। इसके लिए 5 जगहों पर कोविड हेल्प डेस्क बनाया जा रहा है। सभी डेस्क जरूरत होने पर श्रद्धालुओं के लिए मास्क की मुफ्त उपलब्धता भी सुनिश्चित करेंगे। खिचड़ी चढ़ाने के लिए हमेशा की तरह श्रद्धालुओं को मुख्य मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से ही प्रवेश दिया जाएगा। श्रद्धालुओं की मदद के लिए जिला प्रशासन के कर्मचारी और पुलिसकर्मी भी मुस्तैद रहेंगे। मंदिर परिसर की व्यवस्था पर नजर रखने के लिए कुल 55 कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों से मुख्य मंदिर से लेकर मेला परिसर तक की निगरानी की जाएगी। उधर खिचड़ी मेले में भी रौनक आ चुकी है। लगभग सभी दुकानें भी सज कर तैयार है। यद्यपि परंपरा से 14 तारीख होता है, लेकिन इस वर्ष पूर्णकाल 15 को है। इस नाते 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। श्रद्धालु जन उस दिन अपने अपने मुट्ठी भर खिचड़ी, फल फूल, प्रसाद लेकर अपना भगवान गोरखनाथ जी को अर्पित करेंगे और पुण्य का लाभ लेकर अपने घर वापस जाएंगे। यहाँ तो हम लोग 20 साल से आ रहे हैं। इसके पहले हम लोगों के मम्मी पापा सभी लोग आया करते थे। हम लोग जब यहाँ खिचड़ चढ़ा लेते हैं, यहाँ का प्रसाद मिलता है, तभी अपने घर खिचड़ी बनाते हैं। हाँ, हम लोगों का मतलब मानना है कि यहाँ पर जो भी मन्नतें मांगी जाए वो पूरी हो जाती है गोरखनाथ बाबा के आशीर्वाद से। केंद्र सरकार भारत में कोविड-19 से जुड़ी अहम दवाओं की कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए जल्द ही एक लाइव डैशबोर्ड बनाने की तैयारी कर रही है। इस डैशबोर्ड के जरिए देश भर में दवाओं की उपलब्धता की जानकारी मिल सकेगी। बता दें कि पिछली लहर के दौरान कोविड से जुड़ी दवाओं की कालाबाजारी और नकली दवाओं की बिक्री ने बहुत जोर पकड़ा था और पूरे देश भर में ऊंचे दामों में इन दवाओं की कालाबाजारी की गई थी। इस दौरान रेमडेसिविर जैसी दवा, जिसकी कीमत 3400 रुपये है, बाजार में 15 से 60,000 के बीच बिकी थी। इसी तरह फेविपिराविर का भी अभाव देखने को मिला था। देश में कोविड अब जानलेवा हो चुका है। शुरू से ही कोरोना का कहर झेल चुके महाराष्ट्र में अब भी नए मरीज तेजी के साथ सामने आ रहे हैं, जिससे सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। कोविड के मद्देनजर वैक्सीनेशन का काम बड़ी ही तेजी से हो रहा है। इन सबके बीच महाराष्ट्र में वैक्सीन की किल्लत की खबर भी सामने आ रही है। दरअसल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कोवैक्सीन की कमी की जानकारी दी है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि हमें इस संबंध में जिला अधिकारियों से फोन आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ वीसी में हमने कोविशील्ड की 50 लाख डोज और कोवैक्सीन की 40 लाख खुराक की मांग की है, जिससे वैक्सीनेशन के काम में तेजी लाई जा सके। स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को 2 मांगे रखी है कि जो राज्य की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को वे कहेंगे। पहला जरूरी है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मात्रा हमारे राज्य को कम पड़ रही है, क्योंकि कोवैक्सीन 40 लाख हमने मात्रा मांगी है और कोविशील्ड का भी 50 लाख मात्रा मांगी, क्योंकि 15 से 18 के उम्र के लोगों के लिए और 60 प्लस उम्र के लोगों के जो वैक्सीनेशन प्रिकॉशनरी डोज का जो हम देने जा रहे हैं, उसके लिए निश्चित तौर पर कोवैक्सीन की मात्रा बहुत कम पड़ रही है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार जारी है। 15 से 18 आयु वर्ग के किशोर भी वैक्सीन लगाने को लेकर काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। 3 जनवरी से इन आयु वर्ग के लिए शुरू हुए टीकाकरण में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा किशोरों को वैक्सीन लगाई गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस पर खुशी भी जताई है। मनसुख ने ट्वीट करते हुए कहा कि युवा भारत में जिम्मेदारी और उत्साह की महान भावना। 15 से 18 आयु वर्ग के 3 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली है। मैं योग्य युवा दोस्तों से अपील करता हूं कि वे जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा ले। देश में बुधवार को कोविड रोधी टीके की 66 लाख से अधिक खुराक दी गई, जिसके साथ ही देश में अब तक टीके की 154.5 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी, देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेज बढ़ोतरी के बीच बुधवार को अन्य बीमारियों से पीड़ित 60 वर्ष से ज्यादा आयु के व्यक्तियों और स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चों के 26,19,670 लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन दी गई।
छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में 5,476 नए मामले सामने आए। लोगों को वैक्सीनेशन के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में पूर्व सीबीआई मजिस्ट्रेट प्रभाकर ग्वाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस महामारी का सरकार से टाई अप है कि पहला चरण आएगा, दूसरा चरण आएगा, तीसरा आएगा। उन्होंने आगे कहा कि इस महामारी को मजाक समझा जा रहा है। ऐसी बीमारी है जो मजाक ज्यादा लग रहा है। ये कब आएगा कोरोना, कब जाएगा, ये सरकार से टाई अप किया है। तीसरा चरण आएगा, चौथा चरण आएगा। बीमारी अभी कभी भी आ सकता है। और यहाँ जो डबल टीका लगाने के बाद इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि 73% लोगों को ओमिक्रॉन हो गया है। तो ये टीके का क्या मतलब रहा? टोटल फर्जी है। गुजरात के पाटन के विधायक किरीट पटेल ने विधायक ग्रांट से धारपुर सिविल अस्पताल को एम्बुलेंस वैन सेवा प्रदान की। धारपुर सिविल अस्पताल के डीन योगेशानंद गोस्वामी, धारपुर सिविल सुपरिटेंडेंट मनीष रमावत, कांग्रेस विधायक किरीट पटेल और कांग्रेस से दीपक पटेल, भरत पटेल समेत कई कार्यकर्ता और अस्पताल के कर्मचारियों की मौजूदगी में एम्बुलेंस वैन का लोकार्पण किया गया। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। टोहाना के डांगरा गांव में किसी बात पर झगड़े में एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। बता दें कि गांव में किसी बात पर झगड़ा हो गया था, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया था। घायल हो जाने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उस व्यक्ति को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया है। किसी बात को लेके आपस में झगड़ा हुआ था कल शाम को, और उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और जो पोस्टमार्टम करवा के मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम करवा के जो आगामी कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। मृतक मेरे चाचा थे जी, और वो मतलब कमेटी के मेंबर थे, धर्मशाला की जो कमेटी है। और जो ये मतलब जिन्होंने मारा है जी, ये वहाँ पे जुआ वगैरह खेलने के लिए उसकी चाबी मांग रहे थे। मेरे चाचा जी ने मतलब गलत काम से रोकने के लिए इनको मना कराया, अभी यहाँ पे जुआ वगैरह नहीं खेलना है। तो इन्होंने मतलब चाबी मांगी है। चाबी का मना करने के कारण भी कमेटी वाले मतलब वो देंगे चाबी, तो सारी कमेटी का ही वो फैसला है। भाई गलत काम के लिए कोई चाबी यहाँ पे कुछ नहीं करना, धार्मिक कामों के लिए ही था ही। तो इन्होंने मतलब ज़बरदस्ती करी है जी उनके साथ में। फिर ये मतलब घर से अपने लाठी डंडे और मतलब सारी चीज़ें लेकर आगे जी उन्होंने मेरे चाचा के ऊपर हमला कर दिया। मेरे चाचा वहाँ पर हमला। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का कहर जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ चुकी है। साथ ही देश के कई हिस्सों में बारिश की भी संभावना जताई गई है। बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर भारत में आज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आज सुबह से ही राजधानी में घना कोहरा छाया रहा। पालम, सफदरजंग इलाके में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई। अगली खबर गुजरात के छोटा उदेपुर जिले से सामने आ रही है, जहां पर एक महिला हादसे का शिकार हो गई। आपको बता दें, ये महिला एक क्रेन की चपेट में आ गई। वही पुलिस इसके बाद मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट चुकी है। क्रेन के टायर सिर पर लग जाने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर क्रेन चालक को अर्धनग्न कर खूब पीटा। वही घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन चालक को थाने में ले गई। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। बता दें कि सांखेड़ा तालुका के हरीश्वर गांव के पास सुमित्राबेन राजूभाई तड़वी नाम की एक महिला को क्रेन के चालक ने कुचल दिया था। देश के कई राज्यों के साथ साथ गुजरात में भी कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर भी लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात में एक्टिव केस की संख्या अब 10,000 के पार हो चुकी है, जिसने सरकार और प्रशासन की चिंता को बढ़ाकर रख दिया है। गुजरात राज्य के पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं बनासकांठा के डीशा सब जेल के 15 कैदी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिसके चलते राज्य सरकार लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों पर नजर रख रही है और जरूरी कदम भी उठा रही है। इसलिए दिन पर दिन प्रतिबंध भी सख्त होते जा रहे हैं। 7 जनवरी को नाइट कर्फ्यू सहित दिशा निर्देश जारी किए गए, जिनका कार्यकाल 15 जनवरी को खत्म हो रहा है। इसलिए 14 तारीख को नए प्रतिबंधों की घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक रात का कर्फ्यू सुबह 10 बजे के बजाय सुबह 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाया जा सकता है। फिलहाल 10 शहरों में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन नई गाइडलाइंस में ऐसे शहर भी शामिल हो सकते हैं जहां केस बढ़ रहे हैं। चलिए फिलहाल के लिए प्राइम टाइम में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज़। नमस्कार।
हर पल आपके साथ।